जी, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम अपने आज के प्रोग्राम सिर्फ़ आपके लिए में हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई साहब आज भी जो कि अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और हमारे मेहमान, बड़े भाई, फ़ोटोग्राफ़र, बैंकर उनका तारुफ़ अभी तो ऑलमोस्टली सबको पता ही है, उनको साथ लेते हैं स्टार्ट में सबसे पहले सलीम साहब को। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। ख्वाजा साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएँ? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ज़ात का ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो इफ्तारी की सर तैयारी हो गई? सर वो आपको पता है कि आजकल थोड़ा-सा दुकानों पर भी ऐसे ही है कि थोड़ा-सा वो लाइनें लंबी होती हैं, जी। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है ना, एक बंदा जो गुज़र जाए तो दूसरा हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है और उसके बाद फिर में कुछ यस सेकंड इस तरह की कोशिश में होता है। और लोगों परचेज़ भी रूटीन से ज़्यादा होती है लोगों की। एग्ज़ैक्टली कुछ रमज़ान है, कुछ ये है कि हुँ, चीज़ें हम हुँ, लेते हुँ। वक़्त भी थोड़ा-सा वो एहतियात करते हैं, अगर कोई बंदा खड़ा है तो कोशिश होती है एकदम बिल्कुल नहीं जाएँ उसके पीछे, वो थोड़ा-सा गुज़र जाए, कुछ सेकंड गुज़र जाए, वो कह लें दिल को तसल्ली के लिए वो इस तरह से हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जितना भी अपने आप को बचा सकते हैं बचाना चाहिए। जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब भी साथ हैं, उन्हें जी। भी थोड़ा-सा आप रोशनी डालना चाहेंगे? चूँकि ऑलमोस्टली पोस्टर पे लिखा हुआ था डॉक्टर साहब के हवाले से कि फ्रंट हाँ एंड जी, डॉक्टर दावर मिन्हास इस वक़्त एट प्रेज़ेंट वो पोज़ीशन्ड हैं गुजरांवाला में कार्डियक इंस्टीट्यूट एक बना है, पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ उसकी है अटैचमेंट। उसमें ये एज़ फ्रंट एंड डॉक्टर के काम कर रहे हैं। हुँ, तो ये मोस्टली पिछले दिनों बैठते रहे हैं जब बहुत ज़्यादा फ्लो था, जब आउटडोर पाकिस्तान में खुला था, अभी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में आउटडोर खुले हैं या बंद कर दिए गए हैं, जो विज़िटिंग पेशेंट्स के होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारा दिन ही रिस्क पे रहे हैं। तो वही सिचुएशंस हम इनसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही। तो साथ लेते हैं फिर डॉक्टर दावर साहब को। जी, तो थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है अब तक की थोड़ी-सी जो अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा-सा एक कोरोना पे हम बार-बार क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं या तीसरा प्रोग्राम हमारा कोरोना पे हो गया, तो थोड़ी-सी अगर डिस्कशन कर ली जाए तो मेरा जी, ख़्याल है जी। उसमें कोई बुराई नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल, ठीक, प्लीज़ सर। क्योंकि आज हमारे साथ एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली वो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे व्यूअर्स को या देखने वालों को बता सकेंगे। क्योंकि अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दुनिया सारी में आज तक जो टोटल केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं वो 4.56 मिलियन हैं। जिसमें से तकरीबन 1.65 मिलियन की डेथ हो चुकी है और 308,000 लोग जो हैं वो जिनकी डेथ हो चुकी हैं और रिकवर हुए हैं 1.65 मिलियन। पहला केस जो चाइना में रिपोर्ट हुआ था वो 17 ऑफ नवंबर 17 नवंबर 1999 को 1999 को हुआ था और जो पहला केस था वो कोई 55 साल बूढ़े का केस था चाइना के सूबे वुहान में हुबे में। तो अभी रिसेंटली जो चेंजेस दुनिया में आई हैं जिससे ऑलमोस्ट हर बंदा वाकिफ है कि दुनिया में इस वक्त तक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक अब तक दुनिया में 2.3 टू 4.8 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो मुख्तलिफ ट्रैक्स पे लॉस हो चुका है या लॉस अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। और आज मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हाफ ऑफ लेबर फोर्स ग्लोबल लेबर फोर्स दुनिया की जो लेबर फोर्स है आधी से ज्यादा लेबर फोर्स जो है वो जॉब रिस्क पे चली जाएगी। तो उससे ज्यादा मुझे मजीद परेशानी हुई जब मैंने देखा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त तक जो जीडीपी लॉस हो चुका है दैट इज 4.64% जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जीडीपी लॉस है। जी अबू बकर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके इन डिटेल का। तो डॉक्टर साहब अभी साथ हैं तो वो उन्हें दावत देते हैं साथ। जी जी डॉक्टर दाविर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप क्या सब? ठीक है, चलिए ठीक है सर, खुशामदीद कहते हैं हम अपने इस प्रोग्राम जिसका हमने नाम रखा है सिर्फ आपके लिए। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। जी दावर आज तक डॉक्टर दावर आज तक जो मैं देख रहा था जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में 38,799 केसेस टोटल रिपोर्ट हुए हैं जिसमें से रिकवर्ड जो हैं वो वालों को पाकिस्तान में डेथ रेट बहुत ही कम है दुनिया के मुकाबले में
10,880 हैं और डेथ्स जो है अभी तक हैं वो 834 हैं। रिकवरी भी बहुत अच्छी है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिचुएशन कैसी रहेगी पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, ऐसे ही जो स्टैट्स आपने बताए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली स्टैट्स हैं आज तक के हमारे पास। और ये वो स्टैट्स हैं जो एक मिक्स सा लॉकडाउन पाकिस्तान में, जो हमने आर्टिफिशियल सा लॉकडाउन जो देखा उसके की मौजूदगी में, और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज जिस तरह से हमारी एक बहुत ही लिमिटेड सी टेस्टिंग फैसिलिटी है, उसमें हमें ये स्टैट्स मिल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम इसे एनालाइज करें तो अराउंड 38,000 जो कंफर्म केसेस है 38,799 या 800 ये हैं आउट ऑफ 3,60,000, 3,60,000 टोटल आपके जो अच्छा जी टोटल टेस्ट किए वो है 3,60,000 लोग। उनमें से 38,000 पॉजिटिव है, लाइक 10% इसकी परसेंटेज है, 1 in 10 रेशो है जो पॉजिटिव आ रहे हैं, और उनमें से 800 की डेथ हुई है। डेथ रेट काफी कम है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रेट देखें जो टेस्टिंग पॉजिटिव आए हैं वो काफी ज्यादा है। तो ये इस तरफ इशारा करता है कि हमारा जो अगर हम टेस्टिंग को एम्पलीफाई करें और उससे ज्यादा लोगों को टेस्ट करें तो उसमें चांसेस हैं कि शायद बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव हमारे सामने आए, जो कि अभी तक हमें नहीं, उस तरह से हम उन्हें डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन डॉक्टर दावर, अगर मैं साथ ही आपको थोड़ी सी यूरोप की या स्वीडन की पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स शेयर करता जाऊं तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी पॉपुलेशन जो है दैट इज 212 मिलियन और अबव, ठीक है जी। वेराज जो स्वीडन की पॉपुलेशन है दैट इज ओनली 10 मिलियन जी। तो पाकिस्तान में इस वक्त टोटल केसेस हैं 38,800, वेराज के स्वीडन में जो टोटल केसेस हैं वो 29,207 है आज तक की रिपोर्ट्स जी। पाकिस्तान का डेथ रेट जो है दैट इज नाम इन ऑलमोस्ट इन 3 डिजिट्स, 834 लोग हैं, और जबकि स्वीडन 10 मिलियन की आबादी में 3,646 लोग मर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो उस हिसाब से पाकिस्तान इज आई थिंक लकी वन कि यू आर नॉट फेसिंग दैट टाइप ऑफ लॉसेस। मेरा ख्याल है कि इसमें टेस्टिंग मैटर कर रही है। स्वीडन के लेवल पे अगर हम देखें तो वहाँ पे टेस्टिंग एक बहुत ब्रॉड लेवल पे हुई है। नहीं, टेस्टिंग तो नहीं हुई अभी तक, यहाँ टेस्टिंग नहीं हुई। नहीं, एटलीस्ट जो पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं जो हॉस्पिटल्स में लैंड कर रहे हैं उनकी एटलीस्ट टेस्टिंग हुई होगी। नहीं, टेस्टिंग सिर्फ उन लोगों की हुई है जो हॉस्पिटल में लैंड कर रहे हैं। अदर देन दैट इस वक्त तक जो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस वक्त स्टॉकहोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्टिव या पैसिव इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सबके हो रहे हैं इतने बंदों को जो आपने मेंशन किए हैं सर सलीम साहब? 7 से 8 लाख नहीं, इनके टेस्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है पार्शियल लॉकडाउन के बाद। टेस्ट किनके हो रहे हैं फिर? टेस्ट सिर्फ अभी तक जिन लोगों के हुए हैं जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, जैसा उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया कि जो हॉस्पिटल में लैंड कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, सिर्फ टेस्ट उनके हुए हैं। मगर जिनकी कंडीशन क्रिटिकल थी या वो लोग जो हॉस्पिटल तक पहुंच चुके हैं उनकी हैं, मतलब रेस्ट ऑफ नेशन, रेस्ट ऑफ पीपल दे आर सिटिंग होम, वो तो घर पे बैठे हुए हैं और किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, किसी जगह पे वो नहीं जा रहे। और वही आप जो स्वीडिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 8 लाख बंदा सिर्फ और सिर्फ स्टॉकहोम में इस वक्त तक इन्फेक्टेड है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्टिव इन्फेक्शन में है या पैसिव इन्फेक्शन में है, बट ही इज। तो डॉक्टर साहब इस हिसाब से जब 10 मिलियन के मुल्क में ये कैफियत है तो 212 मिलियन के मुल्क में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसिव एक्सपोज्ड, एटलीस्ट इन्फेक्शन में होंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, यही मैं इसी तरफ ही इशारा करना चाह रहा हूँ कि एक वायरस अगर यूरोप में उसके करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसका जो है वो एक से दूसरे इंसान की तरफ जो है मुंतकिल हो रहा है और उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो यकीनन वायरस पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में भी उसी तरह ही ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत कम है।
यहाँ पे उस तरह से डेथ्स रिपोर्ट नहीं हम कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है। मे बी ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे इन कंट्रीज में कुछ इम्यूनिटी का भी डिफरेंस है लोगों में एज कम्पेयर टू अगर हम यूरोप या यूएसए से कंपेयर करें, तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद उस तरह से सीवियर डिजीज भी नहीं हो रही। लेकिन ये हम डेफिनेट तब हम ये क्लेम कर सकते हैं जब हम टेस्टिंग करें प्रॉपर, जब हम हर पेशेंट जो ईआर में लैंड कर रहे हैं उसको हम टेस्ट करें, तो तब हम ये क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये क्लेम अभी नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे टेस्टिंग उस तरह से नहीं हो रही। अच्छा सर, मैं एक सिर्फ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जो अभी आपने मेंशन किया स्टार्ट में वो कार्डियोलॉजी वगैरह, जो पंजाब कार्डियोलॉजी का जो उन्होंने बनाया, वो उधर पेशेंट तो नहीं ले रही है कोरोना के? जी उधर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में जी सॉरी जी, जो भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है या कोई किडनी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उन्होंने एज इन कोरोना के पेशेंट्स हम एंटरटेन नहीं करते। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा लैंड कर जाता है क्रिटिकल कंडीशन में, जो गैस्पिंग ब्रेथिंग के साथ आ जाता है या कोलैप्स स्टेट में आ जाता है, तो उसे रिससिटेट करना और उसे ट्रीट करना वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसे हम अवॉइड नहीं करते हैं। जैसे मगे आम हॉस्पिटल में आप उस तरह प्रिपेयर तो नहीं होंगे मगे अगर उस हॉस्पिटल जहाँ आई सिर्फ कोरोना के पेशेंट रहे हैं जी तो जी वो फिर किस तरह मगे आपके पास होती है वो किट्स वगैरह हर टाइम अवेलेबल, या आप ऑलरेडी उनको पहने होते हैं? जी हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम जितनी हमें अवेलेबल पीपीई है, और कुछ हमारा जो हॉस्पिटल है उन्होंने हमें जितने मैक्सिमम वो प्रोवाइड कर सकते थे पीपीई उन्होंने की है, और हम उसी से ही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी मैक्सिमम प्रोटेक्शन करें और हम जितना अपने पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें। लेकिन जो मैं समझने जा रहा हूँ ना, देखिए जो एक बंदा है हॉस्पिटल में ऑलरेडी, जिसको पता है कि किसी वक्त कोई भी पेशेंट आ सकता है, वो तो डेफिनेटली उसने किट वगैरह पहनी है, मास्क वगैरह पहने हैं। लेकिन जैसे आप दूसरे हॉस्पिटल्स में है, तो क्या आप उसी तरह प्रिपेयर होते हैं, या जब पेशेंट आता है आपको इत्तला मिलती है उसके बाद आप वो मतलब वो तैयार होते हैं उसको वो पेशेंट को चेक करने के लिए? कितना होता है? हाँ जी, मैं यही आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो पेंडेमिक, जब हम एक पेंडेमिक डिक्लेयर हो जाते हैं ना कोई डिजीज या कोई कंडीशन, तो हमारा जो एक उसके लिए हमारी एक मेंटल प्रिपरेशन ये होती है कि हम हर पेशेंट को एज कोविड पॉजिटिव एज्यूम करें कि हमारा कोई भी नेक्स्ट पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो सकता है, और हमें अपने आप इसी तरह प्रिपेयर्ड रखना है उसके लिए। ठीक है। बाकी जो दूसरी बात आपने की कि दूसरे हॉस्पिटल जहाँ पे स्पेसिफिक कोरोना सेंटर्स बने हुए हैं या आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं, वहाँ पे एक प्रिपेयर जो तैयारी का लेवल है या प्रिपेयर्डनेस का लेवल है वो एक डिफरेंट है। वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपी अवेलेबल हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड वार्ड्स हैं जहाँ पे कोई और पेशेंट या कोई और अटेंडेंट या कोई आम इंसान नहीं जाता जब तक उसने पीपी ना पहनी हो। लेकिन हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इस तरह से कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है तो हमें उसे एज नॉर्मल पेशेंट के साथ ही जो बेड्स हैं वहीं पे ही उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। हमारे पास उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा डॉक्टर दावर, जैसा कि अभी तक दुनिया में तकरीबन 1000 डॉक्टर्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है कोविड-19 से। सिर्फ और सिर्फ अगर स्पेन को देखा जाए तो वहाँ मोर देन 15,000 15,000 से ज्यादा जो हैं वो हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुतासर हो चुके हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इटली में देखा जाए तो 60 के करीब डॉक्टर्स जो हैं इटली में उनकी डेथ हो चुकी है, डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। तो इन मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, चूंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, फिर ऑपरेटर्स बहुत अच्छे हैं, इनके जो पीपी यूनिफॉर्म्स दिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में जो मुसलसल खबरों में या मुख्तलिफ चीजों में देखने में आ रहा है कि वो उस क्वालिटी का यूनिफॉर्म या उस क्वालिटी के सेफ्टी ड्रेसेस या सेफ्टी क्लोथिंग नहीं हो पा रही जिस लेवल की इन मुल्कों में है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सफिशिएंट है उन डॉक्टर्स को बचाने के लिए? एक्चुअली बात ये है कि जब ये इन्फेक्शन आई और एकदम से पूरी दुनिया में फैल गई, तो हमारी ओवरऑल एज ह्यूमन रेस हमारी तैयारी नहीं थी इसको मुकाबला करने के लिए। तो पीपी का जो शॉर्टेज हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हमने देखा, वही इटालियन डॉक्टर्स ने स्टार्ट में देखा,
कोई स्पेनिश डॉक्टर्स ने देखा, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने शुरू हो गए और पीपीज आम नॉर्मल हालात में सिर्फ कुछ वार्ड्स होते हैं जहाँ पहनी जाती हैं, हर वार्ड में नहीं पहनी जाती। तो वो जो स्टॉक्स जो अवेलेबल थे वो तो उसी हिसाब से थे जो बहुत कम पेशेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से उधर भी, इटली में भी और स्पेन में भी ये प्रॉब्लम देखने में आई। पाकिस्तान में अभी तक हम उस तरह से जो एक क्वालिटी ऑफ पीपी हम उस तरह से नहीं देख पाए। मास्क हमें ओकेजनली जो है वो अच्छे मास्क मिल जाते हैं, समटाइम हमें जो है वो जी ओकेजनली जिन्हें पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म नहीं है, पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म नहीं है, यानी हर जगह पे वो अवेलेबल नहीं है, वो N95 नहीं मिलता। लेकिन बात वही है कि हम जो अब जितनी हमें अवेलेबल पीपी है हम उसके साथ अपना बेस्ट प्रोटेक्शन जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब तक की सूरत हाल देखी गई है इन मुल्कों में, यूरोप में या अमेरिका में, उसमें फिजिशियंस के अलावा बहुत सारी नर्सेज मुतासर हुई हैं, बहुत सारे असिस्टेंट्स मुतासर हुए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जो आपके टेक्नीशियंस हैं वो मुतासर हुए हैं, फिर ड्राइवर्स मुतासर हुए हैं, या आपका जो जूनियर स्टाफ है लाइक फ्रंट डेस्क है या इस किस्म के लोग हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन क्या पाकिस्तान में भी है? जी, यहाँ पे भी ऑब्वियसली जब एक पेशेंट आता है तो सारे एक्सपोज होते हैं, नर्सेज शायद डॉक्टर से ज्यादा एक्सपोज होती हैं, इसी तरह जो बाकी हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी उसी तरह एक्सपोज होते हैं। पाकिस्तान में भी अभी मैं स्टैट्स देख रहा था तो 990 हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो अब तक अराउंड 1000 जो है ना अफेक्ट हुए हैं, उनमें से 517 जो है वो डॉक्टर्स हैं, 517 और 155 नर्सेज हैं, बाकी मिक्स्ड हेल्थ वर्कर्स हैं जिनमें वार्ड बॉयज और हेल्थ वर्कर्स हैं या स्वीपर्स हैं या ड्राइवर्स हैं एम्बुलेंसेस के, वो सारे उसमें शामिल हैं। तो इनमें से जो 12 लोग हैं, 12 लोग उनकी डेथ हुई है पाकिस्तान में भी जी, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड जूनियर स्टाफ अदर हेल्थ वर्कर्स। जी देखा जाए तो ये काफी बड़ी रेशो है, 38,000 में से 1000 जो है वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स हैं। अच्छा, ये 1 नवंबर को रिपोर्ट हुआ 1999 को, और 1 नवंबर से यानी 7 नवंबर को ये रिपोर्ट हुआ, तो वहां से तब से लेके 17 से लेके अब तक ये तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया। जी ये 7वां महीना शुरू हो गया इसको शुरू हुए। तो अब तक आप क्या सोचते हैं कि वायरस जो कि अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, म्यूटेशन में चला जाता है, एक नई म्यूटेशन बना लेता है, तो ये जो नेक्स्ट म्यूटेशन है आपका क्या ख्याल है कि नेक्स्ट म्यूटेशन को भी फाइट करना वैसे ही होगा या इसमें किसी किस्म की मुश्किल या आसानी होगी? इसमें हमें WHO का कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले WHO के रिप्रेजेंटेटिव का एक स्टेटमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने कहा कि शायद चांसेस हैं कि हम इसकी वैक्सीन ना बना पाएं और हमें इसके साथ ही, कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा इन द फ्यूचर में, लाइक इसे ये एंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर जाए। जिस तरह HIV इन्फेक्शन है जिसकी हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, या और बहुत सी ऐसी वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनकी वैक्सीन्स नहीं है हमारे पास, तो चांसेस हैं कि शायद ये भी वैसी इन्फेक्शन साबित हो। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हॉरिबल पिक्चर है कि अगर ये लाइफ लॉन्ग और हमेशा के लिए डायनामिक्स चेंज करना जा रहा है ह्यूमैनिटी की और हर चीज़ की, और हमें फिर उसी तरह से इसके साथ डील करना पड़ेगा जिस तरह से लाइक ये जो लॉकडाउन्स हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी जब तक हमें कोई डेफिनेट इसका कोई वैक्सीनेशन या कोई ऐसा ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल जाता। अभी तक जो हमारा जो असेसमेंट है वो ये है कि ये सिर्फ इम्यूनिटी की बेस पे ये स्पॉटिंग कर रहा है वायरस जो अपने शिकार की या प्रे की या जिसको इन्फेक्ट कर रहा है। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको ये उस तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिसको इम्यूनिटी वीक है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से इम्यूनिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज है, तो उस पेशेंट को, उस इंसान को ये ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। तो अब ये हमें सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, हमारे पास अभी तक ऐसा कोई गेज नहीं है जिससे हम देख सकेंगे इसका क्या आगे फ्यूचर है इस वायरस का।
तो नॉर्मली 6 माह से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है और नॉर्मली जो है इस किस्म के वायरसेस इनके अगेंस्ट जो ह्यूमन बॉडी में है या जमीन पे हर्ड इम्यूनिटी कितनी देर में डेवलप हो जाती है? ये वही इसमें वही फैक्टर है कि इसकी जो म्यूटेशंस हैं वो स्टडी करनी पड़ती हैं। कोई भी जब एक डिजीज आती है दुनिया में उसको कई साल लग जाते हैं, 10 से 15 साल उसकी मुकम्मल स्टडीज होने में और उसके मुकम्मल उसके करैक्टर्स हैं उनको डिफाइन करने में। ये तो अभी सिर्फ 6 महीने है, इसमें हमें अभी तक हमें बहुत सारी म्यूटेशंस मिल चुकी हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में एंडेमिक है, कुछ अमेरिका में है, कुछ एशिया में है। और वो इसका मतलब है कि ये वायरस जो है वो तेजी से अपना आप चेंज कर रहा है। तो इस पे ये स्टडी अभी चलेगी कुछ ऐसा और देखा जाएगा कि इसकी एक म्यूटेशन कितनी देर सर्वाइव करती है और नई म्यूटेशन कितनी देर के बाद आती है, और उसकी बेस पे ही वैक्सीन जो है वो डेवलप हो सकेगी और वही उसके बाद जो है वो उस पर काम कर सकेगी। अगर ये बहुत ड्रास्टिकली म्यूटेटिंग वायरस अगर ये होता है तो फिर शायद वैक्सीन पॉसिबल ना हो। जी इसमें हम सिर्फ खुश शामिल कहेंगे फैजाज शाह साहब को, ये स्टॉकहोम से हमने ज्वाइन किया उन्होंने भी। जी सर, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जितनी तेजी से ये म्यूट कर रहा है और जितनी तेजी से इसकी म्यूटेशन दुनिया सारी में देखने में आ रही है, तो इस ख्याल में या इस तनाजर में तो शायद ही कहा जा सकता है कि जो है अगले चंद सालों में इसकी जो प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो दुनिया में आ सके। इसमें हम फ्लू वायरस को देखेंगे जब हम इसके कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, तो फ्लू वायरस की भी हर साल समटाइम्स हर सीजन में एक नई म्यूटेशन आती है जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। आप लोग यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, यूके में साल में 2 दफा जो बच्चे हैं 10 साल की उम्र तक और ओल्ड एज पीपल अबव 75 उन्हें साल में 2 दफा वैक्सीन लगाई जाती है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वो वैक्सीन वो हर सीजन के लिए एक नई वैक्सीन बनाते हैं, क्योंकि वो वायरस जो है वो हर कुछ महीने बाद हर सीजन में जब वो आता है वो म्यूटेट होके आता है, एक नई शक्ल में आता है। तो वो उसको अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, तो अगर हमें इतना टाइम मिल जाए कि हमें एक सीजन से दूसरे सीजन तक हमें जो है वो म्यूटेशन ना मिले एक नई, तो फिर शायद हम वैक्सीन बनाने के काबिल हो जाए। लेकिन ये फिर वही बात है कि इस पे बहुत डिटेल स्टडीज और कुछ टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1-1.5 साल का टाइम अभी हमें लगेगा वैक्सीन तक पहुंचने। और इस वक्त जो दुनिया में अभी तक बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कुछ जब हम अपने पाकिस्तान के लेवल पे बात करते हैं तो वो हमें कुछ वैसे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इन्वॉल्व होने का बहुत शौक है और हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी पे डालने का बहुत शौक है। जैसे आजकल पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि ये शायद बिल गेट्स ने कोई वायरस जो है वो फैलाया है और अब वो माइक्रोचिप को इंसर्ट करेंगे ताकि लोगों को जो है वो उनमें कोई ऐसे ही जो किया जा सके, उनके ट्रैक किया जा सके या उनकी जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी की ट्रैकिंग जो है ना फुल टाइम ट्रैकिंग उनकी की जा सके, दुनिया सारी में उनका डेटा इकट्ठा किया जा सके। जी तो मेरा ये ख्याल है इस मामले में कि हमें इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अभी जो है वो ब्रश साइड कर देना चाहिए और सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर पोलियो के लेवल पे देखें पाकिस्तान में तो हम अभी तक पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर सके, सिर्फ इस वजह से कि हमारे जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वो पोलियो के मामले में सीरियस नहीं है, वो इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेके पोलियो नॉन सीरियस होते हैं। बाकी दुनिया में ऑब्वियसली हर जगह पे एंटी वैक्सीन जो है वो एक नैरेटिव पाया जाता है, ग्रुप्स हैं, एक्टिविटीज होती हैं, तो वो एज यूजुअल है, उसमें कोई नई चीज देखने में नहीं मेरा ख्याल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछनी थी कि ये बहुत ज्यादा भी जो देखने में आ रही है वीडियोस वगैरह, ये प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में स्पेशली, जो ज्यादा जो देखने में वो उधर की वीडियोस आ रही है, इसलिए मेंशन करो पाकिस्तान का कि कोई बंदा जैसे कोई हॉस्पिटल आया, सपोज वो उसको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उनको शक है या उन्होंने कह दिया गलती से कि जी वो कोरोना की वजह से उनका हुआ, तो उनको बॉडी वगैरह उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही, इस तरह के चल रहे इशू, उसमें वो क्या वजूहत है, क्यों वो बॉडी नहीं देते और कुछ वजूहत है या
देखते हैं थोड़ा सा जी, इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा कि लास्ट वीक में हमारे पास 2 पेशेंट्स आए हैं हमारे हॉस्पिटल में, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ और कोलैप्स स्टेट में प्रेजेंट किए ईआर में। तो हमें जब हमने उनका रिससिटेट करके हमने उनका जब वर्कअप किया, लैब्स वगैरह और इन्वेस्टिगेशंस करवाई, तो हमें उसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं नज़र आई उनके कोलैप्स होने की और उनके डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग की, सिवाय इसके कि शायद उन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो हमने अपनी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया कि जी ये हमें सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट्स हमारे पास हैं, और फिर हमने उन्हें उसी प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन में रखा और उसी जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक डील किया। और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों पेशेंट्स एक्सपायर हो गए, और जब डेड बॉडीज देने का या पेशेंट उनके जो है लवाहिकीन के हैंड ओवर करने का टाइम था, तो हमें हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने लवाहिकीन को डेड बॉडीज हैंड ओवर नहीं करनी, क्योंकि उसमें जो है वो वायरस के ट्रांसमिट होने का खतरा होता है। लेके जाते हैं सैकड़ों लोग, दर्जनों सैकड़ों लोग घरों पे आए होते हैं, जो एक फोर्थ वाले घर पे हमें अंदाजा है कि किस तरह का रश होता है, वो सारे लोगों को इन्फेक्ट होने का खतरा है। तो इसलिए हेल्थ अथॉरिटीज जो है वो खुद ही डेड बॉडी लेके जाते हैं और वो खुद ही दफनाते हैं। फैमिली के कुछ लोग जो है वो उन्हें अकम्पनी कर लेते हैं। और ये मेरा ख्याल है तो सारी दुनिया में चल रहा है, इवन अमेरिका या पूरे यूरोप में ऐसा ही चल रहा है कि किसी भी जगह पे डेड बॉडी जो है वो उसके लवाहिकीन को या वर्सा को नहीं दी जाती। जी एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें वही है कि वायरस फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी हमारे पास टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं जो मैं घर बैठे हम लोग टेस्ट कर सकें कि हमें जी बड़ा या हो गया है से? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके लिए जो कोरोना है उसके लिए बेसिकली 2 किस्म के टेस्ट अभी तक हम जो हमारे सामने आए हैं वो एक तो है पीसीआर टेस्ट, जिसमें हम खून में वायरस की मौजूदगी को चेक करते हैं, और दूसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब ये है कि जब वायरस किसी के जिस्म में जाता है और उस इंसान का जिस्म या उस पेशेंट का जिस्म उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि कुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है उसका एक हिस्सा है। तो जब भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया जिस्म में जाएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। तो वो जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है ब्लड में। अगर वो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में हैं तो इसका मतलब है कि वो आप जो है वो वायरस के एक्सपोज हो चुके हैं, आपको इन्फेक्शन हो चुका है। अब वो इन्फेक्शन अभी मौजूद है या वो आप उससे हील कर चुके हैं, आप उसके बाहर आ चुके हैं, वो ये नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये बताएगा कि आपके जिस्म ने एंटीबॉडीज बनाई हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको वायरस एक्सपोजर हुआ है। अब वो जो टेस्टिंग है, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, वो एक सिंपल सी किट होती है, FDA अप्रूव्ड किट, FDA ने भी अप्रूव किया है फॉर इस स्क्रीनिंग पर्पस के लिए। वो आप उसमें 1 या 2 ड्रॉप्स ब्लड के डलते हैं और वो आपको वो रिजल्ट दे देती है 5 मिनट में। वो अगर घर पे करना चाहे तो किया जा सकता है। ओके, सो कितनी ऑथेंटिक है वो जो आपने बताया? जी, उसमें ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ ये बता सकता है कि आपका एक्सपोजर हुआ है वायरस से। अब वायरस आपके जिस्म में अभी मौजूद है या आप उससे जो है वो हील कर गए हैं, वो ये नहीं बताएगा, ठीक है। तो उसमें चांसेस ये इस चीज़ की तो वो लाइक सेंसिटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है, 70 to 80% है कि आपका वायरस एक्सपोजर हुआ है, ये बताएगा वो। लेकिन उसकी जो अगर आप वायरस आपके जिस्म में मौजूद है या नहीं, ये वो नहीं बता सकता। ओके, तो ये अफोर्डेबल है आम लोगों के लिए, आम लोग खरीद सकते हैं? जी, ये इतना एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में अराउंड ये 2000 रुपीज कॉस्ट करता है। ओके, लाइक $15 to $20। अच्छा डॉक्टर दावर, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कोई एक क्वेश्चन तो ये कर रहे हैं कि नॉर्मली ये वायरस जो है ये रिकवर होने के कितने दिन बाद तक बॉडी में रहता है और इसके रीलैप्सेस के चांसेस क्या हैं। दूसरा एक हमारे यहाँ व्यूअर है जावेद चौधरी साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि चाइना ने जो है वो दुनिया के बाकी दुनिया के मुकाबले में कैसे अपने आप को जो है वो इस वायरस के अगेंस्ट जो है वो पूरी तरह ठीक कर लिया या उन्होंने बंद कर लिया। हाउ वुड यू कंपेयर चाइना
which is almost getting close to normal versus the rest of the world. जी, चाइना का जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं यूरोप को या यूएसए को, तो हमें ये फैक्टर जहन में रखना चाहिए कि चाइना एक बहुत कंट्रोल्ड कंट्री है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कंट्रोलिंग गवर्नमेंट है। वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना, कॉर्डन ऑफ करना, लॉकडाउन करना एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा आसान है उनके लिए। तो उन्होंने इसी तरह ही किया। इनिशियली उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किए हैं और उन्होंने जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसीज उनको अपनाया। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस सारा कुछ बंद कर दिया। और जब हम उनके लॉकडाउन्स का अगर हम जायज़ा लें जो उन्होंने वुहान सिटी में किए, तो बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। उस तरह के लॉकडाउन हम पाकिस्तान में या इन कंट्रीज में हमने नहीं देखे। आई डोंट नो अबाउट यूके यूएसए, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट और वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर है उनकी एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड कंट्रीज। तो इसलिए चाइना में पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने। और समटाइम ये भी कहा जाता है कि चाइना ने अंडर रिपोर्ट किया है। चाइना में रिपोर्टिंग इस तरह से नहीं हुई, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं यूरोपियन और यूएसए, वहाँ पे सच्चाई और ट्रूथ और फैक्ट्स और फिगर्स ये बहुत मैटर करते हैं। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली हम चाइना के केस को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं मिलती। इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि इसमें रिकवरी के बाद जब एक जो है ना पेशेंट रिकवर हो जाता है, तो रिकवर होने के बाद कितने दिन तक उसकी बॉडी में या उसके जिस्म के साथ बाहर या अंदर उसके ये वायरस मौजूद रहता है, और उस रिकवरी के बाद क्या वो पेशेंट जो है दोबारा किसी दूसरे पे को तंदुरुस्त आदमी को मुतासर कर सकता है? ठीक है जी। जी जी जी। इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो वायरस है जब ये इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं कि जिस्म में दाखिल होने से लेके डिजीज कॉज करने तक का जो टाइम पीरियड है वो इसका ऑलमोस्ट 14 to 20 डेज है। मतलब ये 14 से 20 दिन के दौरान आपको सिम्टम कर सकते हैं। उससे पहले भी कर सकता है, लेकिन 20 दिन के बाद बहुत मुश्किल है कि ये सिम्टम्स करे आपको। और इसी तरह अगर ये इन्फेक्ट करता है तो उसमें भी 2 weeks to 3 weeks जो है वो मैक्सिमम इसका जो है ड्यूरेशन है। उसके बाद ये जिस्म से ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये चांसेस नहीं है कि आप किसी और इंसान को इन्फेक्ट कर सके। आप फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका टेस्ट हो, PCR टेस्ट हो जो शो करे कि आप नेगेटिव हैं, आपके जिस्म में वायरस मौजूद नहीं है, तो फिर आप जो है वो वापस अपना जो है नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। और रीइन्फेक्टिविटी जी जी रीलैप्सेस जो हैं वो रीलैप्सेस क्या वो खुद से ही दोबारा होते हैं या वो जो बाकी सोसाइटी में या उसके इर्द गिर्द पैसिव इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे होते हैं? जी, अभी तक जो पिक्चर्स देखने में आएंगी वो ये कि रिलैप्स या रीइन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमन फिनोमेना नहीं है। ज्यादातर बहुत सारे केसेस जो है ना यहाँ रिपोर्ट हुए हैं कि जिन लोगों को दोबारा से हो गया वो 15 दिन तक ठीक रहे, 15-20 दिन के बाद जब दोबारा पहुंचे लोगों में गए तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको। जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि इसमें अभी हमें स्टडी की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि ये कैसे जो है इसका ये मैकेनिज्म हो रहा है। लेकिन जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो एंटीबॉडीज डेवलप कर रहे हैं और उनमें जो है वो इम्यूनिटी एक हद तक डेवलप हो रही है। अब कितने परसेंट उनमें से रीइंफेक्शन होती है, कितने परसेंट जो है वो रिलैप्स करते हैं, ये भी स्टडीज होंगी तो हमें जो है वाज़ेह पिक्चर सामने आएगी। अभी इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कुछ। तो जिन मुल्कों ने हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया हुआ है तो फिर मेरा ख्याल है वो सही ट्रैक पे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। जब आज से 1 या 2 साल बाद हम मुड़ के पीछे देखेंगे आज के वक्त को और हम सोचेंगे कि क्या जिन मुल्कों ने हर्ड इम्यूनिटी का वो अपनाया उन्होंने ठीक किया या जिन्होंने लॉकडाउन किए उन्होंने ठीक किया। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो कंटिन्यू किया जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को। स्वीडन की बात। यस, दैट इज स्वीडन। यस जी जी। ये हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली एक ऐसा कह लें कि नैरेटिव है
वो बेसिकली जब आप कुछ भी ना करना चाहें तो आप उसको हर्ड इम्यूनिटी का नाम दे देते हैं कि हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे इसके सिलसिले में। लेकिन एक एक है, ये इसकी एक साइंटिफिक बेस है। बहुत सारी इन्फेक्शन जो है वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। लेकिन इसका दूसरा जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि इकोनॉमिकली और आपकी जो कंट्री का जीडीपी और इकोनॉमी और हर चीज, तो उसके लिए ये एक हेल्पफुल चीज है। दूसरा मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन्स भी जहाँ पे जिन कंट्रीज ने किए हैं वहाँ पे भी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हुई हैं। और जिस तरह आपने स्वीडन के भी फिगर्स बताए जहाँ पे उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी का एक नैरेटिव लेके चले और उन्होंने लॉकडाउन उस तरह से नहीं किए, वहाँ पे भी इन्फेक्शन का रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उन कंट्री से जहाँ पे लॉकडाउन हुआ है। तो ये एक कंफ्यूज सी पिक्चर है। अभी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हमें समझ आएंगी कि क्या बेहतर था। जी अबू बकर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें ये भी है ना कि स्वीडिश जो लोग हैं या स्वीडन के रहने वाले लोग हैं, इनका जो लिविंग स्टाइल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है दूसरों से। मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं स्पेन से या इटली से, तो ये तो पहले थोड़ा सा फासले में सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं, ये पहले क्लोज नहीं होते, ये यूज टू है। मगर इवन ये में देखें तो अभी लोगों की तादाद जो वो थोड़ी सी कम है ट्रेन में, स्टेशन पर, लेकिन अमूमन जब इससे पहले भी, मगर आम रूटीन के वक्त में दिनों में भी जब लोग होते थे तो ट्रेन में अगर कोई सीट खाली थी तो उधर अकेले अकेले ही बैठते थे, मगर कोई भी नहीं मिक्स होकर बैठते थे एक दूसरे। इवन कि हम जो आते हैं तो हम भी यूज टू हो गए इनके साथ, इस एनवायरनमेंट में हम भी इसी तरह करते हैं। क्यों ये भाई जी कि जी बिल्कुल आदम बेसार हो गए। तो ये भी हो सकता है उसकी बजाय। जी बिल्कुल, जो बिहेवियर्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं। अभी हमने देखा कि पिछले 3-4 महीने में हमारे पूरी कौम के, पाकिस्तानी कौम के बिहेवियर चेंज हो गए हैं। हम हाथ मिलाना एक बिल्कुल ही एक जो है वो आउट ऑफ हैबिट हो गया। गले मिलना तो बिल्कुल ही भूल गए हैं कि ऐसा भी कुछ होता था। फिर किसी के बहुत करीब होके बैठना, किसी के करीब होके बात करना, मास्क के बगैर मन बाहर जाना, ये चीज़ें अब लाइक ऐसा लगता है कि एक वो जिस तरह एक होता है ना हिचकिचाहट होती है, से फील होता है। जर्मनी बताएं कि जब ये लॉकडाउन पाकिस्तान में खत्म हुआ है जी, तो आप किस तरह देख रहे हैं? मगर आप और आपके कोलीग्स या किस तरह आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि 7 दिन बाद या 10 दिन बाद क्या इसका रद्द-ए-अमल, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने होंगे, कितना इसका जो है ना स्प्रेड होगा या नहीं, या किस तरह उसको आप देख रहे हैं? देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप लेंगे इस मामले में, वो ये है कि इस वायरस को कंटेन करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ये बहुत हाईली कंटेजियस वायरस है और ये एक से दूसरे इंसान में बहुत स्पीड में फैलता है। और लॉकडाउन जब हम कर रहे हैं, जिस तरह हमने पाकिस्तान में देखा कि हर तरह की इंडस्ट्री और हर तरह का बिजनेस बंद हुआ, जिसकी वजह से जो लो वेज या डेली वेज लेबर था उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया अपने जो है वो डेली लाइफ को कंटिन्यू करना, अपने एक्सपेंसेस मीट करना। तो उससे हमने मेरी असेसमेंट ये है कि ये लॉकडाउन जो है वो शायद उस तरह से हमारे कंट्री के लेवल पे एक अच्छी चीज़ या फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हाँ, जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस हमें तब भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स बहुत सारे हमने देखे जिन दिनों में लॉकडाउन था, और अब भी उसी तरह से ही आ रहे हैं। उसमें राइज या फॉल आने की जो वो है प्रोजेक्शंस, तो जाहिर बात है यही है कि शायद राइज हो वक्त के साथ साथ जब लॉकडाउन खुलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मेरी असेसमेंट है ये है कि वो इम्यूनिटी की बेस पे इफेक्ट करता है। तो अगर ये उस तरह से लॉकडाउन ओपन भी होता है तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को इफेक्ट करेगा जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो अगर लोगों को हमने इतने 6 महीने में जो एजुकेट किया है या जो डराया है इससे, अगर हम उसे कंटिन्यू रखें तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, स्कैंडिनेविया में या यूरोप के मुल्कों में, जर्मनी ने जैसा कि जो है ना मास्क को अनटिल एनी फर्दर डिसीजन, उन्होंने मास्क को जो है ना वो हर बंदे को लेना लाजमी कर दिया है कि कोई बंदा भी जो घर से बाहर निकले या काम पे जाए या किसी भी जगह पे जाए
वो एक जी प्रॉपर मास्क जो है वो मास्क के बगैर बाहर नहीं जा सकता, अगर जाता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो फाइन एट स्पॉट पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ बहुत सारे इदारों ने सोशल अवेयरनेस और जो है ना वो उसको कह सकते हैं आपके किसी हद तक वो एक अर्ली या प्राइमरी ट्रीटमेंट लेवल तक की ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दी हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली परसों मेरी पर्सनल ट्रेनिंग मेरी कंपनी ने करवाई, यहाँ कारोलिंस का यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग की गई है। तो क्या ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी पॉसिबल है या उन मुल्कों में भी हो रहा है? ट्रेनिंग के जैसे ट्रेनिंग बैंक्स हैं, जैसे वो इदारे हैं जो डायरेक्ट एक्सपोजर पे हैं और जिनके काम बंद नहीं किए जा सकते या किसी तरह भी वो अपनी सर्विस से पीछे नहीं हट सकते वो लोग। जी, इसमें एजुकेट ही किया जा सकता है और एजुकेशन ही इसका वाहिद हल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस लेवल की हम नहीं देख रहे अवेयरनेस या एजुकेटिंग कैंपेन्स या जिस तरह आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग सेशंस। मैंडेटरी यहाँ तो ट्रेनिंग जो है बहुत सारी कंपनीज में मैंडेटरी कर दी गई है कि उस ट्रेनिंग के बगैर आप जो है वो अपनी जॉब को भी कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे शायद। जी, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, अगर ऐसा किया जाए मेरा ख्याल है सारी दुनिया में तो ये बहुत अच्छा होगा वायरस को कंटेन करने के लिए। और उसको पास करना भी लाजमी है हर बंदे के लिए जो इस किस्म के काम करते हैं, जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर पब्लिक के साथ है या लोगों में आना जाना है, तो उनके लिए उस टेस्ट को उस ट्रेनिंग को पास करना भी लाजमी है। एग्जैक्टली, ये बड़ा बहुत अच्छा स्टेप है। इससे इससे वायरस कंटेन करना बहुत आसान होगा अगर आप लोगों को ट्रेन करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, बजाय इसके कि लोगों को घरों में कैद करें। मेरा ये ख्याल है। जी विशाल भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि क्या चैलेंजेस आपको पेश आते हैं फील्ड में अभी कोविड-19 को हैंडल करते हुए? जी, चैलेंजेस इसमें यह है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट ईआर में आता है और हम जब उसे रिससिटेट करते हैं तो हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होता कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो एरोसोल जनरेटिंग होते हैं। पेशेंट का जो एरोसोल है, जो उसके सांस के साथ उसके ड्रॉपलेट्स हैं, वो उनकी रसाई आप तक होती है। तो उससे उससे बचना या उसे इवेट करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जितनी हमारे पास अवेलेबल पीपीई है हम वो पहन के अपने आप को जो है वो एक्सपोज करें। दूसरा जो मेजर हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं उनको डील करने में आता है। जब हम किसी पेशेंट को ये सस्पिशन होता है हमारा कि ये कोविड पॉजिटिव है या ऐसे सिम्टम्स हैं कोविड के, तो हम जब उन्हें बताते हैं तो वो एक जिस तरह स्टिग्मेटाइज फील करते हैं, क्योंकि वहाँ इमोशनल अटैचमेंट्स चूंकि ज्यादा हैं। जी, अटैचमेंट भी ज्यादा। दूसरा यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने इसे डील इस तरह से किया है कि इसे एक स्टिग्मा बना दिया, सोशल स्टिग्मा बना दिया। जो कोविड पॉजिटिव होता है उसे वो क्वारंटीन में बंद कर देते हैं, उसे बाहर आने की इजाजत नहीं, उसे घर जाने की इजाजत नहीं है, उसकी पूरी फैमिली को क्वारंटीन कर देते हैं, क्योंकि घर के बाहर पुलिस वाले खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से वो लोग जो है वो एक उन्होंने उसे एक स्टिग्मा बना दिया और लोगों ने भी उससे बचना शुरू कर दिया। तो जब हम किसी को ये बताते हैं कि आपको कोविड हो सकता है या चांसेस हैं आपके जो सिम्टम्स हैं वो कोविड वाले हैं, तो वो एक वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं, हमने तो हमारा तो एक्सपोजर ही नहीं है, हम तो घर से बाहर ही नहीं जाते, इस तरह की बात है। और इसी तरह जब हम डेड बॉडीज की बात करें कि डेड बॉडी हैंड ओवर करने के लिए, तो उसमें भी हमने कल कराची में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है। वहाँ पे डेड बॉडी के मामले पे ही पेशेंट के जो अटेंडेंट थे उन्होंने काफी तोड़-फोड़ की और जो है वो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ओके सर, डॉक्टर साहब दो आखिरी सवाल आपसे। हाँ जी। एक तो ये है कि क्या मतलब जो बंदे जैसे ये स्टार्ट में आ रहा था जी, जो बूढ़े हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं जैसे, वो उनके लिए ज्यादा डेंजर है बनिस्बत जो बंदे हेल्थी हैं। तो अभी बल्कि ऑलमोस्ट ये सिमिलर सवाल है, डेंजरस फॉर एवरीवन, तो क्या उनका भी ऑलमोस्ट वही है कि क्या ये जो सेहतमंद बंदे हैं क्या इनको भी डरना चाहिए, क्योंकि इनका भी तो सुनने में आ रहा है कि इनकी अमवात हो रही है। जी बिल्कुल अमवात हो रही हैं। दो रेशो जो है वो कम है सेहतमंद लोगों में अमवात की एज कम्पेयर टू उन लोगों में जिनमें कोई पहले से कोई बीमारी चल रही है, जिस तरह डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या जिन्हें गुर्दों का मसला है या सांस का मसला है, उन लोगों में अमवात की रेशो ज़्यादा है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो सेहतमंद लोग हैं वो उसके बिल्कुल उन्हें कोई खतरा नहीं है। सेहतमंद लोगों की अमवात भी हुई हैं और उन्हें बिल्कुल उसी तरह से ही अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए जिस तरह से एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंसान को अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और मेरा आखिरी सवाल कि क्या हमें यही भाप लेनी चाहिए, गरारे करने चाहिए, या क्या करना चाहिए जो खुद हम कर सकते हैं? बाकी सारी चीजें तो वो कन्फर्म है ना कि थोड़ा सा फासला रखें, हाथ धोएं, हाथ नहीं मिलाएं, ये सारा कुछ तो है। लेकिन इसके अलावा घर में हम ये चीजें कर सकते हैं, ये स्टीम इसके मतलब थोड़ी रोशनी डालिए। फिर सलीम साहब अपना जो भी सवाल पूछना चाहें आखिरी पचास साहब, तो फिर उसकी तरफ चलते हैं, इख्तिताम की तरफ। जी, स्टीम का जहाँ तक है, स्टीम एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। इस पर अभी तक मैंने WHO की तरफ से कोई वाजे डायरेक्शंस नहीं देखी, लेकिन मेरी अपने कुछ कोलीग से और कुछ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट, उनसे भी बात हुई कि स्टीम में एरोसोल जनरेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब हम स्टीम लेते हैं तो हमारे सांस के जो अंदर जो ज़र्रात होते हैं या ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो स्टीम के साथ पूरे कमरे में फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे आपके आसपास के लोग, अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आपके अंदर वायरस मौजूद है, तो आपके आसपास के लोगों में वो मुंतकिल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए स्टीम का एज सच रोल बचाने में कोई नहीं है, लेकिन उसको फैलाने में रोल हो सकता है, यकीनन हो सकता है। इसी तरह जब हम गरारों की बात करते हैं तो गरारे भी जब हम साइंटिफिकली देखें तो उनमें उनका कोई इतना रोल नहीं है आपके प्रिवेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों चीज़ों का कोई रोल है। अगर किसी चीज़ का रोल है तो आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। आप फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी, जिंक, इस तरह के जो विटामिन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो सोर्सेज है फ्रूट्स वगैरह, वो जरूर लें, इससे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। जी विशाल भाई, कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? जी मेरा डॉक्टर साहब से शायद आखिरी क्वेश्चन है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है वायरस को। एक सुनने में आ रहा था कि जो ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो चांसेस हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चूंकि मौसम इंतहाई गर्म होता है तो वहाँ पे इम्पैक्ट कम होगा वायरस का। कुछ इस बारे में बताइएगा प्लीज। जी, टेम्परेचर का जहाँ तक जो अभी तक डाटा सामने आया वो यही है कि जो जिन कंट्रीज में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे उस तरह से उसकी इन्फेक्टिविटी उस लेवल की नहीं हुई एज कम्पेयर टू जहाँ पे ठंडा मौसम है। लेकिन फिर वो बात है कि ये कुछ कंट्रीज में जहाँ गर्म मौसम भी है वहाँ पे भी हमें मिले हैं केसेस मिले हैं वायरस के। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे मौसम गर्म है वहाँ पे शायद इसका जो है वो जोर उतना नहीं है। अच्छा, लास्ट भी करेगा सलीम साहब, एक कमेंट पढ़ो जरा। I just got the chance to meet you all. I am physician in USA and currently at work. Thanks a lot, sir. Thank you very much, जवेद साहब, कि तुसी सानू फॉलो कर रहे हो। चूंकि ये ना वो काफी देर से वो मैसेज कर रहे हैं। हाँ, वो मैसेज कर रहे थे, उनको एक दो क्वेश्चन मैंने डॉक्टर साहब से पूछे भी थे। हाँ, वो अच्छा उनके सवाल कम थे, वो बगैरा सानू ना 10 ਤੇ ਬਦਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪੀ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर सलीम साहब, कोई सवाल आखिर में? जी डॉक्टर दावर, मेरा ख्याल है एक हम नशिस्त रखेंगे नेक्स्ट जो है वो वैक्सीनेशन पे और वैक्सीनेशन से कंसर्न पॉलिटिक्स पे, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके जब हमने ये बात की कि हम इस पे एक प्रोग्राम ऑन एयर करने जा रहे हैं तो उन लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जिनको आज के इस प्रोग्राम में शायद डिस्कस करना मुनासिब नहीं लग रहा था। तो उस पे हम जो है ना कुछ दिनों में आपको तकलीफ देंगे कि वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन का रोल क्या होगा, जैसा कि आपने कह भी दिया कि ये चूंकि वायरस जो है वो कंटिन्यूसली म्यूटेशन में है, डिफरेंट जब म्यूट करता है तो वैक्सीनेशन भी ऑब्वियसली चेंज हो जाती है। तो उसके बाद वैक्सीनेशन के ऊपर दुनिया सारी में इस वक्त बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, और उस पॉलिटिक्स में जो हमारे मुल्क मीडिया एंकर्स हैं या प्रोग्राम प्रेजेंटर्स हैं, वो मेरा ख्याल है दुनिया में शायद इतना पैसा दुनिया का कोई एंकर, कोई प्रेजेंटर नहीं कमा रहा जितने हमारे प्रेजेंटर्स कमा रहे हैं उस कंट्रोवर्शियल जो है ना वो थ्योरीज को दे के, कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस को दे के। तो इस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे। जी जरूर, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, खासतौर पे हमारे कंट्री पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए।
जो क्योंकि लोग बड़ी बदकिस्मती से डॉक्टर जावेद चौधरी साहब जिस वक्त यूएसए में हमें देख रहे हैं, यकीनन मेरी इस बात से मुत्फिक होंगे कि हमारी कम्युनिटी वो चाहे पाकिस्तान में रह रही है या पाकिस्तान से बाहर आके रह रही है, वो अभी तक जो मिसबिलीव्स हैं या मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उन पे जल्दी जाती है, बजाय इसके कि वो जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है या ट्रू स्टोरी है उसको ट्रेस करें या उसको ट्रैक करें। तो इस पे मेरा ख्याल हम एक प्रोग्राम करेंगे, वैक्सीनेशन का रोल और उसके अगेंस्ट जितनी थ्योरीज चल रही हैं या जिन थ्योरीज पे इस वक्त पाकिस्तान के 99% प्रेजेंटर्स जो हैं वो मिलियंस कमा रहे हैं। सो काइंड ऑफ यू डॉक्टर दावर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। और यकीनन हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपकी इन सारी इंफॉर्मेशन पे यकीनन अपने आप को महफूज रखने में उनको आसानी होगी, तो आपका बहुत शुक्रिया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तकरीबन हमें अभी 50 मिनट हो गए हैं, तो ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं, हमने पूछे नहीं है। इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि एक प्रोग्राम जो है ना हम दोबारा करेंगे इस पे, कंट्रोवर्सीज पे, और शायद उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर जावेद चौधरी साहब से, जो भी हमारे साथ जो है हमें यूएसए में देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो भी हमारे साथ शामिल हो सके इस प्रोग्राम में। तो जी उसमें सिर्फ ये होता है कि जो चीजें ना, जितना ये अभी 50 मिनट हो गए, लोग ये देखेगा बहुत लंबा जाएगा ना प्रोग्राम, तो फिर लोग देखते हैं। ये कुछ आपका भी मेरा अभी अफ्तारी हुई थी थोड़ी देर पहले शायद, अगर मैं, हाँ जी, तो बेहतर है कि आप अभी अपना नमाज वगैरह, तरावी वगैरह, खाने वगैरह का करें तैयारी। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। फैजाज भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक सर, विश यू गुड लक डॉक्टर दावर। थैंक यू जी, साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच सर।